बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार। हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो। बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। जी हां, यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में 8,737 नए केस सामने आए हैं, तो इसके मुकाबले 21,008 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे के दौरान 255 मरीजों की मौत हुई है। ये आंकड़े पहले के मुकाबले बेहतर हैं। ऐसा लगता है कि हालात धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधर रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों को बताने के लिए मैं एक चुभता हुआ सवाल उठाना चाहूंगा। मेरा सवाल है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के ये आंकड़े जमीनी हकीकत की सही तस्वीर पेश करते हैं? ये सवाल गांव के ताजा हालात को देखते हुए जरूरी हो गया है। इसकी ठोस वजह भी है। दरअसल जब एबीपी गंगा की टीम ने गांव का जायजा लिया तो वहां अलग तस्वीर दिखी। यहां उस रफ्तार से जांच नहीं हो रही जैसे दावे सीएमओ की तरफ से किए जा रहे हैं, जैसे दावे स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े में देखने को मिल रहे हैं। आज मैं इन आंकड़ों का विश्लेषण करूंगा और गांव के हालात की पूरी तस्वीर सामने रखूंगा, क्योंकि हमारी टीम जहां भी गई वहां गांव वाले यही गुहार लगाते दिखे कि कुछ भी करो लेकिन गांव को बचा लो। पिछले कुछ दिनों से हम और आप लगातार ऐसी रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि नदियों किनारे रेत में शवों को दफनाया जा रहा है, गंगा की धारा में बहते हुए शव आ रहे हैं। ऐसी खबरें चौंकाती नहीं, अंदर तक हिला देती हैं। इनमें से ज्यादातर तस्वीरें ग्रामीण इलाकों से आई या फिर बड़े शहरों के सब अर्बन इलाकों से आई। माना जाता है कि गांव से आए गरीब लोगों ने मजबूरी की वजह से शवों का दाह संस्कार नहीं किया। ऐसी तस्वीरें सिर्फ बाहर से दिख रही हकीकत है। इसलिए हमने गांव का अंदरूनी सच्चाई समझने की ईमानदार कोशिश की, जिससे हालात की असली वजह को समझा जा सके। गांव का जो सच हमारे कैमरे में कैद हुआ वो उन आंकड़ों को चुनौती देता है जिनमें दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा कोरोना जांच गांव में हुई है। यूपी के गांव में बजा खतरे का सायरन। कोरोना की खौफनाक घुसपैठ से डरे लोग। सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण वाले मरीजों की बाढ़। कई गांव में मौत की सुनामी। शमशान से कब्रिस्तान तक की बड़ी गवाही। स्वास्थ्य की सेवा के नाम पर नहीं है बिल्कुल। सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाती जमीनी हकीकत। 15 दिन के अंदर श्रीमान जी 7-8 लोग की मौत हो चुकी है। जांच के नाम पर हो रही खाना पूर्ति। कहाँ कोई जांच कर रहा है? सच से मुंह फेर रहे हैं अफसर। हालात को हल्के में लेना पड़ सकता है महंगा।
कुछ भी करो, गांव को बचाओ। बात तो चुभेगी। 2021 की जनगणना के मुताबिक यूपी के गांव में राज्य की तकरीबन 77% से भी ज्यादा आबादी बस्ती में है। सिर्फ 23% लोग ही शहरों में रहते हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि शहरों के मुकाबले गांव में लोगों को ना तो कोविड जांच की पूरी सुविधा हासिल है और ना ही तेजी से उनकी जांच रिपोर्ट आ रही है। कहने को तो हर पंचायत में निगरानी समिति बनी हुई है, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स में आपको आशा बहुएं ये कहती हुई भी नजर आएंगी कि हम बस दूर से पूछ लेते हैं कि आपको सर्दी बुखार तो नहीं है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि हर गांव की यही हालत है, लेकिन अगर कहीं भी ऐसी स्थिति है तो गांव को इस हालात की अनदेखी नहीं की जा सकती। शमशान की ये तस्वीरें सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होती। अगर होती तो कई गांव में आई मौत की सुनामी आंकड़ों की जुबानी कुछ और कहती। 20 तारीख से लगभग गांव में 37 आदमी मर चुके। यहाँ से जो है कि 36 आदमियों की मौत हो चुकी। 18 तारीख को पहली मौत हुई। 20-25 आदमी यहाँ पर एक्सपायर बोले पर आपस में होता है बीमारी का, कैसे है ये नहीं कह सकते। बागपत, अमेठी और श्रावस्ती की ये तस्वीरें यूपी के गांव में सर्दी, जुकाम, बुखार वाली बीमारी की अनकही कहानी की खौफनाक हकीकत बयां करती हैं। अनकही इसलिए क्योंकि सीएमओ से लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी ऑन रिकॉर्ड ये मानने को तैयार नहीं कि गांव में कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों वाले मरीजों की इतनी बड़ी तादाद में मौत हो रही है। सरकारी रिकॉर्ड में इसकी वजह कोरोना के रूप में दर्ज नहीं। वजह है कोविड जांच की कमी। गांव में हो रही कोविड जांच ऊंट के मुंह में चीरा की तरह है। यूपी के अलग अलग जिलों में एबीपी गंगा की पड़ताल में सामने आई सच्चाई चौंकाने वाली है। दुर्गापुर केपी गांव, श्रावस्ती। ये श्रावस्ती जिले का दुर्गापुर केपी गांव है। सिरसिया क्षेत्र में आता है ये दुर्गापुर केपी गांव। आबादी करीब 5000 की है, जहां 2 हफ्ते के भीतर 7 से 8 लोगों की मौत हुई है। सर 10 के 15 दिन के अंदर श्रीमान जी 7-8 लोग की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी संक्रमण में सर हैं। गांव वालों की माने तो गांव के ज्यादातर लोग बीमार हैं, जिन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार और बदन दर्द जैसे लक्षण हैं। ऐसे ही लक्षणों वाले कुछ मरीजों की मौत हो गई। बावजूद इसके यहाँ बीमारी की जांच नहीं हो रही। बुखार और सर्दी का सर यही मामला है। हाँ, तो कोई स्वास्थ्य टीम आई कि नहीं आई? जी नहीं, उसके बाद में आई हुई है। 17-80 लोग ऐसे बीमार चल रहे हैं। हाँ। 80% तक लोग बीमार चल रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं कि जिसमें ना कोई बीमार हो बुखार से। हाँ। मैंने डॉक्टर से दवा लेके खा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर से। हाँ। और यहाँ पे ना कोई मेडिसिन मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ये सब सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को खबर दिए जाने के बाद भी ये हालात हैं। एबीपी गंगा ने जब आशा कार्यकर्ताओं से जांच के बारे में पूछा तो उन्होंने पूरा सच बयां कर दिया। कहाँ कोई जांच कर रहा है? मीटर भी नहीं मिला है, न टेम्परेचर मशीन, कुछ नहीं मिला हमको। बस दूर से केवल यही पूछ लेते हैं और हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो विभाग की तरफ से आपको कुछ नहीं दिया गया? नहीं मिला है हमको। एबीपी गंगा ने गांव वालों के आरोपों पर सीएमओ से सफाई मांगी, उनका पक्ष लिया, लेकिन सीएमओ साहब ये मानने को तैयार नहीं कि जमीन पर हालात ऐसे बन चुके हैं। किन कारणों से हुई ये अभी स्पष्ट नहीं है। और उस गांव में 3 दिन में हमने कम से कम 200 सैंपल्स भी कलेक्ट कराए हैं MOIC के थ्रू, और उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। और जैसा भी आएगी, जो लोग पॉजिटिव पाएंगे उनका उस हिसाब से इलाज होगा। लुम्ब गांव, बागपत। सोमवार को एबीपी गंगा की टीम ने बागपत के कई गांवों की चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाई थी। बागपत के गांव-गांव में मौत का तांडव जारी है। पिछले कुछ दिनों में कहीं 25 लोगों की मौत हुई तो कहीं 40 लोगों की जान गई। ज्यादातर लोगों की मौत
कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों की वजह से हुई। जांच तो गांव में हुई नहीं, लेकिन पिछले 20 तारीख से लगभग गांव में 37 आदमी मर चुके। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 14 लाख से ज्यादा आबादी वाले बागपत जिले में 124 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन ये सिर्फ सरकारी गिनती है। सच ये है कि रमाला, किरठल, किशनपुर बराल, लुम्ब और बावली जैसे गांवों के शमशान पर चिता की राखों का ढेर लगा है। इनमें से कहीं 25 तो कहीं 40 लोगों तक की हाल में मौत हुई है। अकेले लुम्ब गांव में 18 अप्रैल से 15 मई के बीच जान गंवाने वाले 34 लोगों के नाम की सूची जब प्रधान ने जारी की तो प्रशासन में खलबली मच गई। डीएम राजकमल यादव बावली गांव पहुंच गए। मेरठ के मंडल आयुक्त सुरेंद्र सिंह भी यहां पहुंचे। कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण भी अगर इस प्रकार का, चाहे बुखार हो चाहे खांसी हो, तो हम लोग उसको बिना टेस्ट का इंतजार करेंगे, तत्काल उसको दवाइयाँ उपलब्ध कराएं और उसको ये सलाह दें कि आप लोग अपने परिवार के लोगों से थोड़ा सा आइसोलेट रहें, जिससे बाकी लोगों को हम सुरक्षित रख सकें। अफसरों की पूरी कोशिश ये साबित करने की दिखी कि कोरोना से मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बताने को कोई तैयार नहीं कि अचानक मौत की ऐसी आंधी क्यों चल रही है। गांव बलभद्रपुर, अमेठी। अमेठी के एक गांव में भी एबीपी गंगा की ग्राउंड रिपोर्ट चौंकाती है। अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक के बलभद्रपुर गांव में पिछले 1 महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत रहस्यमयी तरीके से हो चुकी है। लोग कहते हैं कि कोविड जांच भी उसी की हुई जो अस्पताल पहुंचा। सर 3 लोगों को का टेस्ट हुआ था जिसमें पॉजिटिव निकला था, बाकी लोगों को हो नहीं पाया। अच्छा, लक्षण वही थे। अच्छा, सर्दी जुकाम और बुखार के वही लक्षण थे। खांसी। लगभग कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक? 20-22 लोगों की हुई थी 1 महीने। जान गंवाने वालों में कुछ की मौत स्वाभाविक थी, लेकिन पक्के तौर पर इस पर कुछ कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जांच नहीं हुई थी। कोरोना मरे हैं, कुछ अपनी मौत से मरे हैं, बीमारियां थी, पहले से बीमारियां थी, उनकी मौत हो गई है। और लेकिन अभी तक सरकारी विभाग कोई यहाँ पर नहीं आया है, तो विभाग का कुछ नहीं कराया गया अभी तक। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि शहरों के मुकाबले गांव में ज्यादा टेस्ट हुए हैं, लेकिन जमीनी तस्वीर इसे नाकाफी बताती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, तो हमारे साथ 2 खास मेहमान, राजकुमार चाहर साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार चाहर साहब, आपका स्वागत है। साथ ही साथ एसटी हसन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुरादाबाद से। हसन साहब, आपका भी स्वागत है एबीपी गंगा पर। आप दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एबीपी गंगा कोई भी बात डंके की चोट पर कहता है। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, जमीनी हकीकत आपने खुद देखी। अब आपको उन जिलों में कोरोना की जांच के आंकड़े दिखाते हैं जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी बसती है। सबसे पहले उन 3 जिलों की बात करते हैं जहां से हमने रिपोर्ट दिखाई। इसमें आपके सामने हालात की सच्चाई की एक बड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आइए नजर डालते हैं आखिरकार से कौन कौन से हैं वो जिले जो जहां पर यह स्थिति बनी हुई है। जी हां, अगर इन जिलों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं बागपत 9,800, 9 से 15 मई तक के आंकड़े हैं। श्रावस्ती की बात करें 8,169 मामले, अमेठी की बात करें तो 15,315। इसके अलावा वाराणसी की बात करें तो आप वाराणसी का आंकड़ा देख सकते हैं, मिर्जापुर की तस्वीर देख सकते हैं, कुशीनगर की तस्वीर देख सकते हैं और देवरिया की तस्वीर देख सकते हैं। ये जांच के आंकड़े की कितनी जांच हो रही है, आप इसमें भ्रम मत करिएगा। ये हम कोरोना पीड़ित की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो टेस्टिंग हो रही है। बस्ती में 18,961, अयोध्या की बात करें तो 17,500, अम्बेडकर नगर की बात करें तो 16,130। 9 से 15 मई तक के आंकड़े हैं। कौशाम्बी 13,650, प्रयागराज 72,546, अमेठी की बात करें तो 15,315। इसके अलावा उन्नाव की बात करें 19,373। ये वो तमाम हम केस आपको दिखा रहे हैं। कानपुर नगर का बात करें तो 55,000 से ज्यादा, शाहजहांपुर की बात करें तो 32,550, श्रावस्ती की बात करें 8,169, बरेली की बात करें तो 43,894, माफी चाहूंगा।
ये तमाम टेस्टिंग की स्थिति। हमीरपुर की बात करें तो 8,201, झांसी 30,751, महोबा 8,540, जालौन 14,500। ये तमाम वो केसेस हैं जहां पर जांच हुई है। इन जिलों में इतने लोगों की जांच हुई है, हम बता रहे हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखिए, बागपत की बात करें 9,800, गौतम बुद्ध नगर 52,052, कासगंज 10,442, बिजनौर 15,445। तो ये वो आंकड़ा है। बागपत को अगर नजर डालें तो 9,800 यानी 10,000 से कम का यहां पर आंकड़ा है। 14 लाख की आबादी है बागपत की। तो ये यूपी में स्थिति है। अभी हम बागपत की बात की हमने। लखनऊ की स्थिति पर एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो 10 से 17 मई तक के ये कुल सैंपल की बात है। 1,39,364 लोगों की जांच हुई। ये इस आंकड़े को अच्छा आंकड़ा कहा जा सकता है कि अच्छी तादाद में लोगों की यहां पर जांच हो रही है। लेकिन अब हम आबादी के आधार पर कुछ विश्लेषण यहां पर जरूरी हो जाता है। देखिए, यूपी की कुल आबादी अनुमानित हम बात करें 22 करोड़, अगर हम इसे मान के चलते हैं तो ग्रामीण आबादी की अगर बात करें तो देखिए ग्रामीण आबादी कितनी बनती है, शहरी आबादी कितनी बनती है। तो यूपी की कुल आबादी 22 करोड़ अनुमानित हम ये बता रहे हैं आपको, और ग्रामीण आबादी 77.73% यानी 17 करोड़ 10 लाख लोग गांव में रहते हैं। 22.27% शहरी आबादी है यानी 4 करोड़ 90 लाख लोग शहरों में रहते हैं। शहरी आबादी 4.9 करोड़, जांच 2 करोड़ 18 लाख। ये गौर करने वाला आंकड़ा है। ग्रामीण आबादी है 17 करोड़ 10 लाख के आसपास और जांच 2 करोड़ 32 लाख। ये वो आंकड़ा है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक बार फिर नजर डालिए, गौर से नजर डालिए। अगर उत्तर प्रदेश के गांव की स्थिति देखें, 17 करोड़ से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, लेकिन 2 करोड़ के आसपास के लोगों की जांच हुई है। ये हम ग्रामीण इलाकों की बात करें। शहरों की बात करें तो शहरों में जो जांच की स्थिति है वो बेहतर है। ग्रामीण आबादी की बात करें तो आप देखिए 17 करोड़ 10 लाख अनुमानित ही हम बता रहे हैं आपको। तो शहरी आबादी 4 करोड़ 90 लाख, 17 करोड़ लोग गांव में, 4 करोड़ लोग शहरों में। तो शहरों में जो 4 करोड़ लोग रहते हैं, 4 करोड़ से ज्यादा, तकरीबन 5 करोड़, वहां पर 2 करोड़ 18 लाख लोगों का टेस्ट हो चुका है। ये आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, खुद आंकड़े कह रहे हैं। शहरों में टेस्टिंग बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आप सोचिए 17 करोड़ की आबादी में अगर 2 करोड़ टेस्ट होंगे, हालांकि मैं ये भी कह रहा हूं कि 2 करोड़ टेस्ट कोई कम नहीं होते हैं, कोई आम बात नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 17 करोड़ और 2 करोड़ को देखें तो अगर हम विश्लेषण करते हैं तो भी और ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत गांव में है। तभी हमें सही स्थिति का अनुमान, सही स्थिति पता चल पाएगी। क्योंकि अब तक एक आप देख सकते हैं जगह जगह चर्चा चल रही है कि साहब उत्तर प्रदेश के गांव में तो बुरी हालत है, शहरों में तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन गांव में बुरी हालत है। तो ये वो आंकड़ा है जो आंकड़ा दिखाता है कि क्यों ये कहा जा रहा है। हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कहते हैं, हम आंकड़ों के लिहाज से सारी बातें कह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग गांव में हो रही है, ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, लेकिन आंकड़े देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े क्या साफ कहते हैं कि टेस्टिंग ज्यादा शहरों में हुई है, गांव में उतनी टेस्टिंग नहीं हुई है। हमारे साथ एसटी हसन साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता एसटी हसन साहब। सबसे पहला सवाल आपसे, साहब क्या कहना है आपका? आप नुमाइंदगी करते हैं मुरादाबाद की, मुरादाबाद का बड़ा इलाका ग्रामीण क्षेत्र में आता है, क्या कहना है सर आपका? जो स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, आप सहमत हैं? और एक आंकड़ा हमने भी दिखाया, क्योंकि हम आंकड़ों के नजरिए देख रहे हैं। सर हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना या कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हकीकत के करीब रहें, ताकि हकीकत से सब रूबरू हो और जो जरूरी कदम उठाने की जरूरत है उनको उठाया जा सके। एसटी हसन साहब, सवाल पहला आपसे। देखिए, देश के लोग इस वक्त बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं और हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये जंग हम आपस में मिल के लड़ें। सत्ता पार्टी हो या बाकी पार्टी हो, हम सब लोग ये मिल के अगर जंग लड़ते तो हालात कुछ और होते। हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि आज जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है, हम देहात में हालात देख रहे हैं, कितने अननोटिस डेथ हो रही हैं, किसी का जांच नहीं हो रही, कितने लोगों को ऐसे ही
गंगा में बहा दिया जा रहा है। आपने अभी सारी बातें बताई हैं। ये सब दर्शाता है कि जो आंकड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा मौतें हो रही हैं। और एक स्टडी के हिसाब से लोग ये कह रहे हैं कि तकरीबन जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मौतें हो रही हैं। क्या हमने ग्रामीण इलाके के लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया? ठीक है, मैं मानता हूँ कि अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में काफ़ी कंट्रोल किया गया है, काफ़ी काम हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो कहने लायक हो। आपने अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कहा, मैंने पार्लियामेंट में ये इसी बजट में ये सवाल उठाया था। अब मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहा था कि ग्राउंड रियलिटीज़ तो देखिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे सुई पर लोग दवाइयाँ बांट रहे हैं। पट्टी कौन कर रहा है? उपले छापे जा रहे हैं, मवेशी बन रहे हैं। अगर हम इस बातों को पहले से ध्यान देते, और रोहित जी, सबसे बड़ी विडम्बना और सबसे बड़ी शर्म की बात मेरे और आपके लिए यह है कि 21वीं सदी के भारत में ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के मरने लगे। क्या कभी ऐसा किसी देश में हुआ है? दवाएं नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है जी। आखिर जाएं तो जाएं कहां? बिल्कुल, इससे बड़ी बेबसी का आलम शायद हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा होगा। ठीक है एसटी हसन साहब, आपने बात कही, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपके पास दोबारा लौटूंगा। अभी हम राजकुमार चाहर साहब के पास चलेंगे, एसटी हसन साहब, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, हालांकि सब लोग एसटी हसन साहब को जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे प्रदेश के और खुद डॉक्टर भी हैं। इनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं और हमारे साथ राजकुमार चाहर साहब जुड़े हैं, जो कि किसान परिवार से आते हैं, किसानों को बड़े नजदीक से देखते हैं। तो ऐसे में दोनों खास मेहमान और इन दोनों की राय बहुत अहम हो जाती है। देखिए राजकुमार चाहर साहब, डॉक्टर एसटी हसन साहब बहुत ज़हीन किस्म के इंसान हैं और जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, और बड़े साफ सुथरी राजनीति उनकी रही आज तक, और उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि शहरों में कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात सही नहीं है। 17 करोड़ की आबादी पर 4 करोड़ टेस्टिंग हो रही है। क्या कहना है आपका राजकुमार चाहर जी? जी नमस्कार रोहित जी। जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हसन जी हमारे बड़े सम्मानित सांसद हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, लेकिन इस जंग को जीतने के लिए बड़ा सकारात्मक हम लोगों को रहना पड़ेगा। युद्ध स्तर पर शहर में जैसे ही ये सब समस्याएं खड़ी हुई और कोविड की महामारी ने आम जन को गिरफ्त में लेना शुरू किया, तो सरकार ने युद्ध स्तर पर, हमारे कोरोना योद्धाओं ने युद्ध स्तर पर, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे नर्सिस हो, चाहे पत्रकारिता क्षेत्र के लोग हों, चाहे आपके ड्राइवर्स हों, अपनी जान को हथेली पे लगाकर जनता की सेवा करने का काम किया है और कोविड से बचाने का काम किया है। इसके लिए केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी ने भी अपने आप को युद्ध स्तर पर काम करने का काम किया है। हसन जी से मैं इतना अपील जरूर करना चाहूंगा, हसन जी उम्र में भी काफी बुजुर्ग है और मुझे लगता है इन्होंने वैक्सीनेशन करा भी लिया होगा, क्योंकि इस उम्र के लोगों को तो सबसे पहले कराना चाहिए। करा भी लिया होगा, पूछ लीजिएगा, मैं इनको धन्यवाद दूंगा अगर इन्होंने करा लिया है तो। लेकिन नकारात्मकता की बात का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों को मिलकर ये युद्ध को जीतना है, सरकार के साथ खड़ा होकर इस युद्ध को जीतना है, आम जनमानस के साथ खड़ा होकर इस युद्ध को जीतना है, सकारात्मकता के साथ जीतना है। रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की आबादी है, 17 करोड़ लोग देहात में रहते हैं, आप कह रहे हैं 4 करोड़ से अधिक शहरी क्षेत्र में रहते हैं। आज हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव टेस्टिंग का काम चल रहा है, गांव में फॉगिंग का काम चल रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, हर प्रकार के बचाव के काम चल रहे हैं। दवाइयों की किट हमारे जो निगरानी समिति के मेंबर्स बनाए गए हैं, वो दवाइयां गांव-गांव बांटने का काम कर रहे हैं। आशा बहनें भी जान हथेली पर लेके अपना काम करने का काम कर रही हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नकारात्मकता के साथ इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। ये मानव जाति पर आया हुआ एक अदृश्य शत्रु हम लोगों से लड़ रहा है और हम सबको मिलकर ही इसमें लड़ना होगा और तभी हमें जीत मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल राजकुमार चाहर साहब, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है, ठीक है, आपने कहा फॉगिंग कर रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। एसटी हसन साहब, क्या आपको लगता है मौजूदा जो टेस्टिंग है, हालांकि सकारात्मकता की बात जो राजकुमार चाहर साहब ने की, मैं सहमत हूं उस बात से, बिल्कुल सब लोगों को एकजुट होकर इस जंग को लड़ना है, आपने भी ये बात कही, सकारात्मक ढंग से इस जंग को लड़ना है, लेकिन जो टेस्टिंग ग्रामीण इलाकों में हो रही है वो नाकाफी है, हम ये कह रहे हैं।
अगर इनकी सरकार जो अच्छा काम कहती है, हम कहते हैं अच्छा किया है। जहां पर हमें लगता है कि कुछ चीजों को बढ़ाने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है, तो हम सवाल भी उठाते हैं। में लगातार टेस्टिंग बढ़ाई गई है। देखिए, यकीनी तौर पे शहरी क्षेत्र में टेस्टिंग ग्रामीण इलाकों में बहुत कम है। नकारात्मक बात करते थे, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, सब उपलब्धता सरकार ने करके दी है। ठीक है चार साहब, एससी हसन साहब से एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद में कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। चार साहब, आधी मिनट आपसे चाहूंगा जी, बोलिए जी, आधी मिनट आपसे चाहूंगा। ठीक है, बोलिए चार साहब। प्रदेश के जिम्मेदार नेताओं ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन पर प्रश्न चिन्ह उठाया। आज एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम ये लोग कर रहे हैं, समाज में नकारात्मकता फैलाने का काम कर रहे हैं, एक वर्ग को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन मत कराइए। ये अच्छी बातें नहीं है, ये देश हित की बातें नहीं है साहब। चलिए, एसटी हसन साहब क्या कहना आपका? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम पॉजिटिव सोच के इंसान हैं, हमारी पार्टी पॉजिटिव सोचती है, हम साथ मिलकर चलना चाहते हैं। रोहित जी, इन्होंने क्या कोई मीटिंग बुलाई? क्या अपोजिशन से कोई मशवरा किया? क्या समाजवादी, बीएसपी और बाकी दलों से कोई मशवरा हुआ? मैं आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जो मैं समझता हूं मुझे कहनी चाहिए। आज वैक्सीन की कमी है। एक बहुत आसान तरीका है वैक्सीन की कमी को दूर करने का। एक किट आता है जिसमें एंटीबॉडीज टेस्ट होती, 2 मिनट में मालूम हो जाता है कि ये एंटीबॉडीज इस आदमी में है या नहीं है। हमारे 80% लोगों को कोरोना होकर ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। जिसकी एंटीबॉडीज जिसके जिस्म में अगर आ रही हैं, उसको अभी वैक्सीन के लिए रोक दिए, और जिसकी एंटीबॉडीज 0 हैं उसको वैक्सीन लगा दिए। मैं समझता हूँ आप कोरोना पे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कोई पूछे तो हमसे कि कैसे करें? यहाँ तो एक हर चीज़ को एक तरह से पॉलिटिसाइज किया गया, वैक्सीन को पॉलिटिसाइज किया गया। अभी आप ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई, बल्कि शायद बीजेपी के वैज्ञानिकों ने बना दी। ये हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम देश के इस जंग में हम साथ लड़ें, हम सारी पार्टियां एक साथ आएँ और इंसानियत को बचाएं। और इंसानियत को बचाने ही सबसे पहला फर्ज है हमारा, चाहे देश का कितना ही रुपया इसमें उठ जाए, इससे ज्यादा जरूरी और ठीक है। एसटी हसन साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। एसटी हसन साहब, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। आपका कहना है, आपको इस बात का मलाल है कि बिल्कुल सब लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग की बात हो। इनका कहना है, आपके पास भी तो सुझाव है राजकुमार चार साहब। डॉक्टर साहब ने अच्छा सुझाव दिया, जिन लोगों की एंटीबॉडी बनी है उनको थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के सुझाव आप लेने के लिए तो तैयार हो जाइए। आप लोग हैं कि सुझाव ही नहीं लेते चार साहब, ये तो गलत बात है। चार साहब मैं आपको रोकूंगा, इससे पहले मैं, चलिए आप जवाब दे लीजिए आप क्या कहना है, फिर मैं कुछ आंकड़े मुझे दिखाने हैं आपको, लेकिन मैं चाहूंगा दलों का और ये राजनीति करने का समय रोहित जी नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, नकारात्मकता के साथ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी के मेरे साथी हो, ये केवल नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा, हसन साहब ने तो शायद अपना वैक्सीनेशन करा लिया होगा, जरा अपने लोगों को भी जरा आह्वान करें कि वैक्सीनेशन कराएं। प्रथम चरण में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराने का काम किया गया। 18 से 45 साल के लोगों को आज हम लोग वैक्सीनेशन कराने का काम कर रहे हैं। पूरे देश का हमारा कोरोना योद्धा दिन रात एक करके काम कर रहा है, सरकार का पूरा तंत्र लगा हुआ है। आप उनमें कमियां गिनाने का काम कर रहे हैं, आपको कमियां नहीं गिनाना चाहिए। साहब, मैं आपको रोकूंगा, बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ आंकड़े मैं आपको दिखा लूं, तो आइए उन आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। यूपी में कोरोना के हालात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। जी हां, मेरठ के मेडिकल कॉलेज से लापता 64 साल के बुजुर्ग संतोष कुमार के मामले में अदालत ने ये चुभने वाली टिप्पणी की है। मैं आपको बता दूं कि संतोष कुमार की कोविड अस्पताल के बाथरूम में गिरकर मौत हो गई थी और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ ने उनकी पहचान करने के बजाय उनके शव को अज्ञात करार दे दिया था। इस मामले पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, आइए उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। मैं आपको बता दूं, सरकार को निर्देश दिया कि छोटे शहरों और गांवों के हालात भगवान भरोसे हैं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। हालात हिंदी के मुहावरे राम भरोसे जैसे ही हैं। ये टिप्पणी की, तल्ख टिप्पणी की। महामारी से निपटने के किए जा रहे इंतजाम अपर्याप्त हैं, ये बात हाईकोर्ट ने कही है। और छोटे शहरों गांवों में सभी पैथोलॉजी सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित भी करना होगा। बी और सी ग्रेड के शहरों को कम से कम 20 एम्बुलेंस दे,
तमाम तरह की बातें हाईकोर्ट ने कही हैं और ग्रामीण इलाकों में भी आईसीयू जैसी सुविधाओं वाली एम्बुलेंस मुहैया करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा 1 महीने के अंदर मुहैया करवाई जाए एम्बुलेंस, ये बात भी कही। समय सीमा तय की जाए कि 1 महीने के अंदर ऐसी एम्बुलेंस पहुंचाई जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बड़े शहरों के लेवल 2 जैसी सुविधाएं दी जाए, ये बात भी हाईकोर्ट ने कही है। तो ये तमाम बातें हाईकोर्ट ने की। तल्ख टिप्पणियां जरूर हैं और शायद ये चुभने वाली भी है, लेकिन गांव की स्थितियां। अब मैं फिर से एक बार रुक करूंगा, हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसटी हसन साहब, राजकुमार चाहर साहब बार बार एक बात कह रहे हैं कि पॉजिटिव फ्रेम की बात कर रहे हैं, सकारात्मकता, और वो पूछ रहे हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई है। मैं चाहूंगा एक जवाब दे दीजिए। 2 बार वो पूछ बैठे, शायद आपकी सेहत को लेकर फिक्रमंद है। और दूसरी बात ये कि गांव की स्थिति जो है, गांव में जिस तरह से जो हाईकोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ गई है एसटी हसन साहब, तो मेरा भी मानना है कि गांव में हालात, हालांकि खुद चाहर साहब ग्रामीण अंचल को ढंग से समझते हैं, इनकी पार्टी में ऐसे कम नेता हैं जो ग्रामीण अंचलों को ढंग से समझते हैं। चाहर साहब उनमें से एक हैं जो समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाओं को बेहतर करने की जरूरत है। एसटी हसन साहब, देखिए, मैं चाहर साहब की पहली बात का जवाब दे दूं कि मेरे अंदर एंटीबॉडीज फुल हैं और मैंने अभी सारे लोगों से अपील करी थी, काफ़ी टाइम हो गया कि वैक्सीनेशन सब लोग कराएं। अगर इनका मुझे नंबर मिल जाए तो मैं इनको भी व्हाट्सएप कर दूंगा। तो वैक्सीनेशन जब एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, मुझे अननोटिस मुझे कोरोना हुआ और कब सही हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अब दोबारा कोई मन में शंका मत रखिए, कोई भ्रम मत रखिए, बिल्कुल मैंने प्रचार करा है। आप अपने कौम के हितैषी नहीं हो साहब। भाई मेरे, हमने आप भी हमने प्रचार करा है, हमने टीवी पे करा, लोकल चैनलों पे करा, सारी जगह करा। भाजपा की वैक्सीनेशन है। हमने सारा प्रचार करा है, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रचार करा है। आप कहेंगे तो मैं आपको वो टीवी इस क्लिप भी भेज दूंगा। आप क्लिप सुनिए, आपको मालूम हो जाएगा कि प्रचार करा है या नहीं करा। देखिए, इसमें बुरा मानने की बात नहीं राजकुमार जी। अब तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? अब तो जब हाईकोर्ट जब ये बात कह रहा है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हम देखिए, अब अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी आप भी आगे बढ़ेंगे। हमने हमेशा वैक्सीनेशन के लिए करा, हम आपको भी भेज देंगे यहाँ के टीवी चैनल पे। हमारे लिए एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। उसके लिए सरकार, केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। योगी जी आपके क्षेत्र में भी होके आए, पूरे प्रदेश का वो दौरा करने का काम कर रहे हैं। जाके पीएससी और सीएससी पर जा रहे हैं, गांव में वो पीड़ितों को देखने जा रहे हैं। कह रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, सरकार। ठीक है, चार साहब सुन लीजिए, सुन लेते हैं हसन साहब को। मत करिए ये चाहर साहब, इसमें सियासत मत करिए, बीजेपी समाजवादी मत करिए। इसमें यह बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं हम लोग, और इससे बड़ी त्रासदी शायद इस सदी में ना आएगी, ना कभी पहले आई है। हम आखिर कहाँ हैं? हम देखिए, मेरी बात सुने आप। हम आपके साथ, हम सरकार के साथ पॉजिटिव रोल अदा करने को हर वक्त तैयार हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम इंसानियत को बचाने के लिए हम हर काम करने को तैयार हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव सोच से चलिए। उस पॉजिटिव सोच में हमें इंसानियत को बचाने की बात करनी है, समाजवादी और बीजेपी की बात मत करिए। ठीक है एसटी हसन साहब, आपका कहना है कि बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम के साथ चलने की जरूरत है। मैं माफी के साथ आप दोनों लोगों को रोक रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया इस चर्चा का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एसटी हसन साहब जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए। बिल्कुल सब लोगों को एक साथ मिलकर ये जंग लड़ने की जरूरत है। चाहर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कोरोना मरीजों की मजबूती को मोटी कमाई का जरिया बनाने वाले निजी अस्पतालों पर भी अब गाज गिरना शुरू हो गई है। लखनऊ के 3 बड़े निजी अस्पतालों के खिलाफ इलाज की तय दरों से ज्यादा वसूलने पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी शिकायतों पर तत्काल सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने इलाज के नाम पर मनमानी रकम वसूलने वालों को मानवता के खिलाफ बताया।
इलाज के नाम पर लूट में जुटे अस्पतालों पर एक्शन। लखनऊ के 3 निजी अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर। लखनऊ की कोविड प्रभारी डॉक्टर रोशन जैकब के निर्देश पर लखनऊ के मैक्सवेल, जेपी और देवीना अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। नोटिस देने के बाद सीएमओ ने मामला दर्ज कराया। नोडल अधिकारी रोशन जैकब ने औचक निरीक्षण के दौरान इन अस्पतालों की पोल खोली थी। जेपी हॉस्पिटल पर तय कीमत से कई गुना ज्यादा रकम वसूलने के आरोप हैं। जिला प्रशासन से ऑक्सीजन मिलने के बावजूद मरीज से अलग से ये अस्पताल ऑक्सीजन की कीमत वसूल रहे थे। मैकवेल हॉस्पिटल ने मरीज को 2 दिन में 1,10,000 रुपए की दवा लिख दी थी। देवीना हॉस्पिटल में भी जांच में कई तरह की खामियां मिली जो नियमों के खिलाफ थी। एक तरफ तो पूरा देश और प्रदेश कोरोना की विभीषिका से जूझ रहा है, तो वैसे में तमाम लोग हैं जो इस आपदा में भी अवसर बना रहे हैं। इनमें निजी अस्पताल भी शामिल हैं। प्रदेश के कई बड़े शहरों से ऐसी खबरें सामने आई जहां निजी अस्पताल मनमाना वसूली कर रहे हैं। सरकार ने जो रेट तय किए हैं उससे कहीं ज़्यादा लाखों रुपए मरीज और उनके परिजनों से वसूल रहे हैं। ये शिकायतें जब मुख्यमंत्री को मिली तो उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया अधिकारियों को कि इस आपदा काल में जो निजी अस्पताल मरीजों से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। साफ तौर पर यह भी निर्देश दिया है कि ज़िलों में निजी अस्पतालों पर मॉनिटरिंग की जाए और उनकी रिपोर्ट यहाँ लखनऊ भी भेजी जाए। कार्रवाई और मुख्यमंत्री के निर्देश कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल मनमाना वसूली कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई एक संकेत है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। बिल्कुल गर्मियों का मौसम है, कोरोना काल है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो आजकल गर्मियों का मौसम है, हर कोई पहाड़ों की तरफ रुख करता। हम भी उत्तराखंड की हसीन वादियों की तस्वीरें आपको दिखाते। 4 धाम यात्रा शुरू हो गई होती क्योंकि चारों धामों के कपाट खुल गए हैं और उत्तराखंड की उन वादियों में ठंडी ठंडी हवा का आनंद आप भी लेते। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, आज उत्तराखंड एक बड़े संकट से गुजर रहा है। ऐसा संकट जिसके बारे में आज देवभूमि के न लोगों ने सोचा, न देवभूमि के बाहर जो लोग हैं उन्होंने सोचा। जी हाँ, उत्तराखंड के गांव में भी कोरोना ने बड़ी घुसपैठ की है। इसकी वजह से पहाड़ी इलाके में बसे लोग बड़ी मुश्किल में हैं। सुदूर गांव को तो छोड़िए, शहरों के पास बसे गांव में भी हालात ठीक नहीं है। ना तो सभी बीमार लोगों की जांच हो रही, ना ही एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की सुविधा वक्त पर मिल रही है और ना ही रोगियों को दूर के अस्पतालों में ले जाने के इंतजाम है। ऐसे में हालात कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। यह स्थिति तब है जबकि राज्य में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। टिहरी के कुट्टा और नवागर गांव से एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सरकारी चश्मे से देखें तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के हालात काबू में हैं और वो कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सच क्या है ये बिना ग्राउंड जीरो पर पहुंचे समझा नहीं जा सकता। इसलिए एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा ने टिहरी जिले के ग्रामीण इलाकों का रुख किया। सबसे पहले मनोज वर्मा टिहरी जिले की 1200 लोगों की आबादी वाले गांव कुट्ठा में पहुंचे, जहां 50 लोगों की जांच में 23 लोग पॉजिटिव आए थे। कोरोना अब गांव में भी अपने पैर पसार रहा है। उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दी है और लोग वहां पर बहुत ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस वक्त हम टिहरी के कुट्ठा गांव में मौजूद हैं और यहां पर भी जब टेस्टिंग हुई है तो उसके बाद 23 लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो यहाँ के गांव वाले हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार किन समस्याओं से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल रावत है और मैं अभी 15-20 दिन से अभी गांव में हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ।
तो अभी मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी। टेस्टिंग अभी जो टीम आई थी वो 50 किट्स लेके आई थी अपने पास, जिसमें से टेस्टिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें से 23 ही पॉजिटिव आए हैं। और अभी चांसेज हैं कि अभी और उम्मीद है कि होनी चाहिए टेस्टिंग उस हिसाब से। टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है जितने कि लोग परेशान हैं गाँव में। गांव की आबादी हमारे यहाँ पे अभी 1200 के पे में है लगभग, और जो टेस्ट हुए थे हमारे यहाँ पे 50 लोगों के टेस्ट हुए थे। 50 में से 23 लोग हमारे पॉजिटिव निकले हैं, बाकी स्वस्थ हैं। लेकिन उस दिन और टेस्ट भी करवाना चाहते थे गांव में लोग, तो उनके पास किट अवेलेबल नहीं थी चिकित्सा विभाग वालों के पास, जिससे वो पूरा गांव वालों का टेस्ट नहीं कर पाए उसमें। 1200 के करीब इस गांव की जनसंख्या है, और अगर ये मानिए कि अगर और भी लोग पॉजिटिव होंगे तो कैसे पता चलेगा, इस बात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। यहाँ गांव की जो प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जो दवाएं की किट मिली थी वो तो हमने आज वितरित कर दी, और 50 लोगों को हमने मतलब टेस्ट करवाए, और लोग भी इच्छुक थे, सभी लोग आ भी रखे थे पंचायती घर में, लेकिन वो हो नहीं पाए, मतलब किट कम पड़ी इसलिए नहीं कर पाए। और वो कार्यालय के समीप ही हमारा गांव, मतलब कुछ सुविधा नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी पे ले जाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। फिर हमें तो गाड़ी की सुविधा भी होनी चाहिए, नहीं तो हम कहाँ कैसे ले जाएं। गांव के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जो सरकार के द्वारा हमें किट अवेलेबल कराई जा रही है उसमें ऑक्सीमीटर नहीं है। ऑक्सीमीटर नहीं है तो अगर कल की डेट में कोई पेशेंट सीरियस होता है तो हम उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं चेक कर सकते। दूसरी थिंग, हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। हम लोग अगर रात बिरत कोई पेशेंट सीरियस हो गया, तो कल ही एक सीरियस केस हमारे गांव में आया था, वो पॉजिटिव थे, हमें उन्हें रात में एडमिट करना पड़ा, लेकिन हमने 9:30 बजे करीबन एम्बुलेंस को कॉल करा, स्टिल हमें 11 बजे तक एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई। बहुत अंदर तक फैल चुका है, घर घर तक फैल चुका है, इसलिए हर गाँव में एक कोविड केयर सेंटर जरूर होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन भी हो। पहाड़ी इलाकों में सिर्फ एक ही गांव की समस्या नहीं है, अमूमन जितने भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के जो गांव हैं वहां पर यही समस्या लोगों को देखने को मिल रही है। सिर्फ यही गांव नहीं बल्कि अमूमन हर गांव की यही समस्या है। इसके बाद एबीपी की टीम पहुंची नवागढ़ गांव में। यहां भी करीब 23 से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। गांव के लोग प्रशासन से खासे नाराज नजर आए। टिहरी का एक और गांव है नवागढ़। यहाँ की स्थिति भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ भी लोग बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं प्रशासन को लेकर के। अब अपना नाम बता दीजिए। श्रीमती मीनू देवी। मीनू जी, बताइए कोरोना को लेकर के गांव की क्या स्थिति है अभी आपके गांव की, और क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है आपको? कोई मदद नहीं मिल पा रही हमें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लोग बहुत सारे निकले, 23-24 पॉजिटिव लोग निकले, और हम चाहते हैं कि प्रशासन कुछ न कुछ करे गांव के लिए, कुछ कम से कम जो अंदर बीमार पड़े हैं उनके टेस्ट कराया जाए, सारे गांव को टेस्ट कराया जाए। कई बहुत सारे लोग हैं जिसमें पॉजिटिव निकलेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम गांव की सुरक्षा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि मतलब कम से कम सारे गांवों पे सूचना होनी चाहिए, टेस्ट वाले आ रहे, सारे गांव के जो अंदर बीमार पड़े हैं उनकी कम से कम जाँच होनी चाहिए। पॉजिटिव तो भाई साहब ऐसे है कि 24-25 लोग तो हैं, 100-150 तो परिवार तो होंगे गांव में, कम से कम 25 ही लोगों का टेस्ट हुआ, बस इतने लोगों का। पूरे गांव के अंदर करीब 150 परिवार हैं, लेकिन जो गांव वाले हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ 25 परिवारों का ही टेस्ट हुआ है, जिसमें से करीब 24 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव के पूर्व प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम तोपाल। अगर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बीमारी चलेगी तो इसको थामना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। हमने बार बार प्रशासन से ये मांग की। हमारे गाँव में 23 लोग करीब कोरोना पॉजिटिव हैं। हम लोगों ने मांग की प्रशासन से कि हमारे गाँव में डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। प्रशासन ने डॉक्टरों की टीम न भेज के केवल आशा कार्यकर्ता को भेजा जब वो लोग पॉजिटिव आ गए उसके बाद। गांव के लोग हैं उन्हें डर के साए में जीना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी गांव में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तबीयत खराब है, जिनको खांसी है, जिनको जुकाम है, बुखार है, लेकिन 500-600 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 60 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 23 से 24 लोग पॉजिटिव आ गए और बाकियों का टेस्ट नहीं हुआ। लोगों की सिर्फ यही मांग है कि बाकियों का भी टेस्ट कराया जाए। उसके अलावा अगर सरकार इसको यानी कि प्रशासन इस पूरे गांव को कंटोनमेंट जोन घोषित करता है तो गांव के अंदर पूरी सुविधाएं होनी चाहिए खाने पीने के लिए, और बाकी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी मौजूद होनी चाहिए। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, टिहरी।
तो उत्तराखंड में 4,785 नए मामले सामने आए हैं, तो 79 मरीजों की पिछले 24 घंटे में जान चली गई। समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। सुरेश जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं धस्माना साहब आपका रुख करूंगा। धस्माना साहब, क्या कहना है? हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, हमने सिर्फ कोई एबीपी गंगा आंकड़ों पर बात करता है, जो आंकड़े सरकार भी आंकड़े देती है तो हम भी आंकड़ों पर बात करते हैं। हमने टिहरी के गांव की स्थिति दिखाई, क्या कहना है आपका? गांव में क्या स्थिति है उत्तराखंड में? रोहित, मैं सबसे पहले एबीपी गंगा को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, आपको लोग धन्यवाद दूंगा कि आपकी टीम ने ग्राउंड रियलिटी, जो ग्रास रूट पे स्थितियां उत्तराखंड की हैं, उनका एक नजारा पेश किया। अभी एक नजारा है ये, अभी तो चमोली चले जाएं, आप पिथौरागढ़ चले जाएं, अल्मोड़ा चले जाएं, आप पूरे राज्य के तमाम इंटीरियर इलाकों में चले जाएं, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो इतनी डराने वाली हैं, इतनी खौफनाक हैं कि अगर मैं टीवी में बोलूंगा ये बात तो ये आरोप लग जाएगा कि साहब ये भय का वातावरण फैला रहे हैं। लेकिन आपने ऑन कैमरा जो अभी दिखाया है, वास्तविकता है। गांव के गांव इस समय बीमार पड़े हैं, लोगों को बुखार आया हुआ है, लोगों को वो सिम्टम्स हैं जो सिम्टम्स कोरोना में, कोविड में आते हैं, वो सिम्टम्स हैं। डायरिया भी हो रहा है, लोगों को बुखार भी आ रहा है, बदन भी टूट रहा है, स्वाद और स्मेल, गंध भी चली जा रही है। ऐसी सूचनाएं रोज फोन से हमको पूरे पहाड़ के इंटीरियर से मिल रही हैं। आपने उसको दिखाया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। असल में दिक्कत क्या है, और इस बात को स्वीकार सरकार के मंत्रियों ने स्वयं किया है कि कोविड-1 और कोविड-2 के बीच में जो हमको इतना बड़ा गैप मिला था, उसका सदुपयोग नहीं किया गया। जो तैयारियां करनी चाहिए थी राज्य में, अब देखिए, राज्य का मतलब देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार नहीं है। राज्य का मतलब जो है वो पहाड़ के वो इलाके हैं तमाम दूर दराज के, जिनमें सामान्यता जब ये कोविड नहीं होता, जब कोई महामारी नहीं होती, सामान्यता भी वहां पर इलाज की फैसिलिटीज नहीं है। आज जब इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं, राज्य में जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियों का अभाव है, शहरों में अभाव है। मैं देहरादून में, राजधानी में बैठा हुआ हूँ, जहाँ गवर्नर है, जहाँ मुख्यमंत्री है, जहाँ पे पूरा अमला है अधिकारियों का। आपको आश्चर्य होगा रोहित कि जितनी मौतें हुई हैं, उन मौतों में 5,034 मौतों में 51% मौतें केवल राजधानी देहरादून में हुई हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब राजधानी में ये स्थिति है, अब ये जो कोरोना ऊपर दस्तक दे रहा है पहाड़ों में, इंटीरियर में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर तैयारी ठीक नहीं है तो क्या उसका परिणाम। बिल्कुल धस्माना साहब, तो आपका साफ तौर पर कहना है कि तैयारी ठीक नहीं है और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जोशी जी के पास आएंगे। सुरेश जोशी साहब, क्या कहना है आपका? हमने रिपोर्ट दिखाई, टिहरी के नवागर गांव की रिपोर्ट दिखाई, 23 लोग पॉजिटिव, 60 टेस्ट हुए। कुट्ठा गांव की रिपोर्ट दिखाई, 450 परिवार वहां पर है और ये स्थिति है। क्या कहना है आपका ग्रामीण अंचलों में? देखिए रोहित जी, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि जब ये महामारी आई उस समय क्या स्थितियाँ थी और आज क्या स्थितियाँ थी। पहले तो हमको उस विषय पर अध्ययन करना पड़ेगा। जो बार बार टीवी के चैनल पर आकर के विपक्षी दल ये कहते हैं कि भाई सरकार फेल है, सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, अगर आज से 10 दिन पहले आपने देखा होगा तो लोग कह रहे थे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कभी कह रहे थे रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, कभी कह रहे थे बेड नहीं मिल रहे, कभी कह रहे थे वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। आप उससे हट करके गांव की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, मैं गांव का भी जो टोपोग्राफी है उत्तराखंड की, पहले हमको समझना पड़ेगा जी कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारी लगभग 10,000 जो हमारी रेवेन्यू विलेजेज हैं, जिसमें 7,500 हमारी ग्राम सभाएं हैं, और पहाड़ की किस तरह की टोपोग्राफी है आपको भी मालूम है। आपने टिहरी के 2 गाँव का डिटेल से दिखाई है, लेकिन सरकार ने गाँव में, हर गाँव में जो है एक ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी है, और वहाँ पर कुछ जो हमारी आशा वर्कर हैं, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको हमने अपना जो है कि पल्स ऑक्सीमीटर भी दिया है, और वहाँ पर हमारी किट भी गई है। आपने अपने खुद ही अभी उसको दिखाया कि उसको उन्होंने कहा कि हमको किट मिल गई है। और उस ब्लॉक के जो हमारे HSC और PSC हैं, जो 95 ब्लॉक उत्तराखंड के अंदर हैं, सभी HSC और PSC के डॉक्टर्स को हमने, जहाँ पर भी बीमारी की शंका हमको लग रही है,
वो भी हमने शुरू कर दिए। RT-PCR गाँव में शुरू कर दी है। देखिए, आप पहली बात तो ये देखिए कि हर गांव में RT-PCR शुरू हुई है, और दूसरी बात ये भी है कि अभी गांव में जैसे आपने अभी टेहरी का दिखाया, निश्चित तौर पर मैंने देखा, लेकिन आज ही मैं एक क्षेत्र में मैं स्वयं गया था, वहाँ RT-PCR के टेस्टिंग के लिए किट लेके लोग गए थे, लेकिन वहाँ लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं। वो कहते हैं हम पे कोई सिम्टम्स नहीं है, हम पे कोई बीमारी नहीं है, हम टेस्ट नहीं कराएंगे। ऐसी भी स्थितियाँ, देखो सीन दोनों तरह के हैं राहुल जी, एक ही तरह का सीन नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ कि सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर वो प्रयास करेगी जो प्रयास सरकार कर सकती है, और हम अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। प्रदेश के अंदर आज ना ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है जोशी साहब, सुरेश जोशी जी मैं आपको रोकूंगा। धस्माना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, आप लोग बड़े करीब से उत्तराखंड की सियासत देखते हैं। लेकिन जोशी साहब, एक बात का मलाल जरूर है, आप भले ही ये बात कह रहे हैं कि गांव-गांव की चिंता आपको, मैं मानता हूं आपको चिंता होगी, लेकिन साहब आपकी सरकार को चिंता नहीं है। आंकड़े यही दिखाते हैं। आपका संगठन और आप जैसे लोगों ने सरकार तो बना दी मेहनत करके, लेकिन बड़ी बात यह है सर कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी, क्या वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं सर, आपके मंत्री रो रहे हैं, हरक सिंह रावत रो रहे हैं। वो लोग जो कल तक कांग्रेस पार्टी में थे, वो अब उनको आपने मंत्री बना दिया बीजेपी में लाके, और अब वो रो रहे हैं। प्लीज आप बात कीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, कौन रोया है कौन सोया है मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आपके मंत्री हैं सर, हरक सिंह रावत आपके मंत्री हैं। सुनिए तो सही, आप पूरी बात को सुनिए। इस प्रदेश के अंदर आज से 7 दिन पहले 10,000 के आंकड़े को छूने लग गया था। आज वो आंकड़े आधे से कम में आ गए हैं, मौत के आंकड़े भी कम हो रहे हैं, और सरकार अगर प्रयास नहीं करती, आज पूरे प्रदेश के अंदर हम जो है कि बेड्स की सूची दे रहे हैं, हमारे पास कितने बेड खा रहे हैं, कितने वेंटिलेटर खा रहे हैं। जोशी साहब, मुझे पता है पहाड़ में, देखिए देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ, पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति का जो दर्द होता है उसको मैं समझता हूँ बड़े करीब से। सुनिए, मैं पिथौरागढ़ जिले में पहाड़ में हूँ और 25 किलोमीटर पिथौरागढ़ शहर से दूर अभी होके आया हूँ, इसलिए पहाड़ इसके देखिए मैं पहाड़ी में हूँ। मैं देहरादून में बैठ करके ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। जो लोग देहरादून में बैठ करके देहरादून से बाहर नहीं निकलते हैं, शाम को एक चाय की कप लेकर के मीडिया में बैठ जाते हैं, उनकी बातों पे विश्वास मत करिए। विश्वास उन लोगों पे करिए जो ये कहते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट से आ रही हैं। मैं आप ही कहीं जा रहा हूँ क्या? ग्राउंड रिपोर्ट, जैसे आपने ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई नेता ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है क्या? मीडिया की रिपोर्ट? मैं कह रहा हूँ कि आप जो है कि ग्राउंड की फोटोग्राफ से जाके दिखाइए ना। देहरादून में बैठ करके टीवी में ये कहना कि मेरे पास बहुत बड़े आंकड़े आ रहे हैं। ठीक है सुरेश जोशी साहब, मैं अब आपको रोकूंगा। ठीक है, आपका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को भी रिपोर्ट दिखानी चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि आप हरक सिंह रावत साहब से जरूर पूछिएगा उन्होंने कौन सी रिपोर्ट देखी कि उनकी आंख में आंसू आ गए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होऊंगा। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद भी जारी है बात तो चुभेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश जोशी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। धस्माना साहब, जोशी साहब को आपने सुना ब्रेक से पहले, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा मैं जरूर रखना चाहूंगा कि 5230 लोगों की मौत कोरोना से उत्तराखंड में होती है, लगभग 1 करोड़ के आसपास की आबादी। और यूपी की बात करें जो 22 करोड़ के आसपास की आबादी, वहां पर 18,000 लोगों की मौत होती है। 22 गुना ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की। वहां से अगर हम उत्तराखंड के आंकड़े को कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा आंकड़ा है। इतने लोगों को अगर जान गंवानी पड़ी तो क्या था ये? क्या NRHM के तहत जो गांव सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचा पाई सरकार, या फिर ये सरकार, क्योंकि 5 साल पूरे होने को आ गए अब सरकार के, और जवाब तो अब इनसे ही मांगेंगे। धस्माना साहब। रोहित, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, आपने जो अभी मौतों का आंकड़ा बताया वो इनको कहीं किसी प्रकार से इनकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। इनके लिए केवल नंबर है। एक व्यक्ति जिसने अपना पिता खो दिया हो, एक व्यक्ति जिसने अपना पुत्र खो दिया हो। देहरादून में मैं अपने नजदीकी लोगों को जानता हूं जहां एक घर में 3-3, 4-4 मौतें हो गई हैं। जिस पत्नी ने अपने पति को खो दिया हो, जिस बच्चे ने अपने पिता को खो दिया हो, इतने हालात पूरे हिला कर रखने वाले हैं। टोकन लेना पड़ रहा है,
शमशान घाट में और कब्रिस्तान में लोगों को लाइन लगा करके अपने लोगों के संस्कार करने के लिए लाइन लगा करके इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पतालों में लोग तड़प करके मर रहे हैं, रुड़की में लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, और देहरादून में लोग भटक भटक करके एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, लेकिन इनको शर्म नहीं आती, इनकी आंखों का पानी मर गया है। और आज हालात आ रहा हूं जोशी साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। पूरे प्रदेश के अंदर ये जोशी जी मुझे बता रहे हैं कि पहाड़ में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए, ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप जाइए जरा मझगांव में, मेरे बगल का गांव है, वहाँ जाइए जरा, 54 लोग वहाँ पे पॉजिटिव निकले हैं। कितने दिन गए? पूरे आप कितने दिन गए वहाँ? आप कितने दिन गए? आपकी आप कितने दिन गए? पहले इस बात का जवाब दो दस्ताना जी। अरे देखिए ये झूठे आंकड़े लेकर के, ये झूठी बातें बोल करके प्रदेश के अंदर पैनिक फैला करके ऐसे काम करने वाला नहीं है। आप बताइए आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्या किया? इस बात का जवाब जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी देखिए, आपकी पार्टी लाशों में राजनीति कर रही है। आज कांग्रेस जो है उत्तराखंड के अंदर लाश में राजनीति कर रही है। शर्म आपको आनी चाहिए, आपकी पार्टी को आनी चाहिए, आपकी पार्टी के नेताओं को आनी चाहिए, जो आज प्रदेश में मदद करने के बजाय कोरोना से लोग कह रहे हैं। आप उन लाशों पर राजनीति करके 2000 मौतों का अपना रास्ता तलाश रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। रायपुर आज है आपको जो है कि उत्तराखंड में जो है कि लोगों के बीच में जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचता है। केवल कोई काम की आपके विधायक का है, आपके सांसद का है, आपके नेता का है, वो एक दो दिख रहा है का कहीं किसी का पिता है, आप जो है कि पुत्र है, बैठ करके हल्द्वानी में बैठ करके टीवी चैनल पर आकर के सरकार पर आरोप लगाएंगे, समाप्त हो गया है सुनने के लिए। ठीक है सुरेश जोशी साहब, माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, वक्त खत्म हो गया। दसमाना साहब आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त खत्म हो गया। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बात चुभने वाली थी और इसलिए चुभी भी क्योंकि बात उत्तराखंड की आम जनता से जुड़ी हुई थी। तो बहरहाल बात तो चुभी के। मैं आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।